अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले पर सुनवाई शुरू की थी और ये सुनवाई 31 अक्टूबर को शुरू हुई, 1-2 नवंबर को जारी रही और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये हम जानकारी आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो हम आपके सामने कहेंगे वो आपको ज़रूर एक बार हैरत में डालेंगे। असल में एक जानकारी जो सामने आई है, इससे साफ हुआ है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, उसके बावजूद सरकार ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स छापने का काम जारी रखा। आरटीआई या सूचना के अधिकार के जरिए मिली जानकारी से पता चला है कि 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आखिरी खेप साल 2024 में छापकर उपलब्ध कराई गई। ये खेप इस साल 21 फरवरी को सप्लाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस पूरे के पूरे योजना को ही असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। नमस्कार, स्ट्रेट टॉक में आज इसी पर होगी चर्चा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दर्शकों का। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपके सामने जो तस्वीर हमने अभी रखी, उससे आपको पता ही चल गया होगा कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, देश की प्रखर आरटीआई एक्टिविस्ट कहूँगी मैं उनको, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशानियां जो पारदर्शिता को लेकर चल रही है, उसमें ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट की कमी भारत में ज़रूर महसूस की जा रही है। इसलिए पहले मैं चाहती हूँ कि हम स्वागत कर लेते हैं अंजलि भारद्वाज जी का। अंजलि मैम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू मैम, जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आम जनता में इन बॉन्ड्स को लेकर अभी भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं उपलब्ध है। तो मैं चाहूँगी कि आपने अपनी कोशिशों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो भी जानकारियाँ सामने रखने की कोशिश की है, उन जानकारियों पर जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और कौन सी जानकारी है जो आप चाहते हैं कि जनता तक अवश्य पहुंचाई जाए, खास करके उस मामलों में जिसमें दिखता है कि कैसे वो कंपनियां जिनकी इनकम आय उतनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी आय से चौगुना इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो है उसको खरीदा है और कहीं ना कहीं इसको भुनाया है राजनीतिक दलों ने। अंजलि मैम। जी नेहा, तो मैं आपके व्यूअर्स के लिए ये बता दूं बहुत स्पष्ट तरीके से कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कि चुनावी बॉन्ड है, वो चंदा देने का तरीका थे पॉलिटिकल पार्टीज को। और ये चंदा जो था पॉलिटिकल पार्टीज को जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आ रहा था, ये पूरी तरह से गोपनीय था। मतलब ना आप ना हम ना कोई रेगुलेटरी बॉडी ये जान सकते थे कि किसने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। तो अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि इसका क्या मतलब है, देखिए लोकतंत्र में आप हम सब वोट करने जाते हैं, तो जब हम वोट करते हैं हमारे सामने पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिकल पार्टी जब चंदा लेती हैं और बड़ी कंपनियां उन्हें चंदा देती हैं, तो बड़ी कंपनियां जनहित में चंदा नहीं देती हैं, वो तो अपने हित के लिए चंदा देती हैं, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो जब कंपनियां चंदा दे रही हैं पॉलिटिकल पार्टी को, वो इसलिए दे रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए नीति बनाए, उनके लिए कानून बनाए, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दे, तो उनके लिए काम करे। ये अपेक्षा रहती है कंपनियों की जब वो पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देती हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है जब हम वोट करने जाएं, ये जानना कि जो सामने पॉलिटिकल पार्टी से उन्हें किसने चंदा दिया है, क्योंकि फाइनली अगर वो जीती तो वो उन्हीं के लिए काम करेंगे जिनसे वो चंदा ले रही हैं। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, ये पूरे चंदे को जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से आ रहा है, और अभी तक 16,500 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर भुनाए गए हैं। तो ये जो पैसा है, ये पूरी तरह से गोपनीय तरीके से जा रहा था। हमें बिल्कुल कुछ सूचना नहीं थी कि किस पार्टी को कौन चंदा दे रहा है। अब इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वोटर के पास सूचना नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला गया और उन्होंने उस पर सुनवाई करी, उन्होंने ये कहा है कि ये गैर संवैधानिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से बंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहकर कि ये लोगों के जानने के अधिकार पर, वोटर के जानने के अधिकार पर प्रहार है। और हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19(1) जो है वो ये कहता है कि हमें
अभिव्यक्ति की आजादी है, हमें बोलने की आजादी है, तो इसलिए हमें जानने की आजादी है। तो कोर्ट ने यही कहा कि ये तो हमारे अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, इसलिए इसे नहीं होना चाहिए। अगर लोग जाकर वोट करते हैं, उन्हें यही नहीं मालूम कि पार्टियां किससे पैसे ले रही हैं, तो उनका जो वोट है वो इन्फॉर्म्ड वोट नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप ये तरीका बंद करिए चंदा लेने का, इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया है। और ये भी कहा कि अप्रैल 2019 से जो भी चंदा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, उसका सारा ब्यौरा लोगों को दो। तो अब एसबीआई ने वो सूचना जो है मुहैया करा दी है, हमारे सामने अब वो सूचना है। और सूचना में साफ लिखा है कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, किस तारीख को खरीदे, कितने अमाउंट के खरीदे और किस पार्टी को वो दिए। तो आज ये साफ हो गया है 12 अप्रैल 2019 से किसने बॉन्ड खरीदे, कितने पैसे के और किस पार्टी को वो बॉन्ड दिए। तो अब हम ये समझ पा रहे हैं इस सूचना को देखकर कि आखिर ये कौन कंपनियां हैं, कौन है लोग जो कि बॉन्ड खरीद रहे थे। बड़ी बड़ी अमाउंट्स के, हजारों करोड़ों के बॉन्ड खरीदे हैं कई कंपनियों ने, और वो किसको दे रहे थे ये बॉन्ड, जिससे कि अब वोटर के तौर पर हम समझ पा रहे हैं कि ये पार्टियां किससे पैसा लेकर क्या काम कर रही थी। जी मैम, एक जो जानकारी आप लोगों ने मुहैया कराई है, जो सार्वजनिक हुई है कि 21 फरवरी को जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो आखिरी खेप है ये सप्लाई की गई। कहीं ना कहीं ये अदालती कार्रवाई के दौरान ये सामने ये चीज़ें हुई हैं और उसके बाद हुई हैं, सप्लाई की गई हैं। जब ये असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया है, उसके बाद अगर इलेक्टोरल बॉन्ड सप्लाई होते हैं तो फिर इस मामले में किस तरह का एक गंभीर अवमानना का मामला बनता है? नहीं, देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड छप के आते हैं और फिर वो बिकते थे और दिए जाते थे। तो कोर्ट ने सुनवाई कर ली थी, कोर्ट ने मामले को रिजर्व कर दिया था, जजमेंट को रिजर्व कर दिया था। 3 महीने तक कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व रखा। अब उस दौरान में गवर्नमेंट ने और इलेक्टोरल बॉन्ड छपवा लिए। ये नहीं है कि वो बिके हैं बाद में, ऐसा कुछ है, वो छपे थे, उनका डिलीवरी बाद में हुई है। तो सरकार ऑब्वियसली ये सोच रही थी, उसके दिमाग में ये नहीं आई बात कि शायद सुप्रीम कोर्ट ये बॉन्ड को बैन कर दे। तो हम ये समझ सकते हैं कि सरकार इतनी कॉन्फिडेंस से काम कर रही थी कि ये बॉन्ड तो बैन नहीं होने वाले हैं, और खूब और बॉन्ड उन्होंने छपवा लिए। अब जाहिर है कि ये बॉन्ड तो अब यूज नहीं हो सकते, कोई इनको खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता है और कोई इसे डोनेट नहीं कर सकता। तो ये तो बेकार हो गए हैं बॉन्ड, इसका कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, उसमें जो छपाई हुई उसमें लोगों का कुछ पैसा खर्च हुआ, लेकिन उसमें मुझे लगता है ज्यादा बड़ी चीज ये है कि कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है, तो और उससे लोगों का जो फायदा है, जानने का अधिकार जो है उनका, वो सुरक्षित हुआ है। पर हाँ, ये जो आपने कहा कि बॉन्ड और छपवाए गए थे, ये तो सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में शायद छपवा दिए उन्होंने, कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट उन्हें लगा शायद कि ये नहीं कहेगी कि बॉन्ड बैन हो जाएंगे। अंजलि मैम, आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ पर सीधे सीधे जीएसटी की भी बात की जा रही है कि कमीशन के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार से 12 करोड़ रुपए की मांग की है। 8.57 करोड़ का भुगतान कर चुकी है सरकार। कहीं ना कहीं ये जो पूरी की पूरी योजना है, जिसे असंवैधानिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें जनता का काफ़ी पैसा, करोड़ों पैसा जो है सरकार ने खर्च किया है। इस बात को आप किस तरीके से आगे लेकर जा रही हैं, और एजेंसियों का आखिर अभी तक कोई प्रतिक्रिया, फिर एक्शन सामने क्यों नहीं आ पा रहा है? आपको किस बात की आशंका? देखिए, सीधी सी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो सरकार लेकर आई 2018 में स्कीम के जरिए, और उससे पहले सरकार ने 4 कानून बदले, और उस कानून के अंदर सरकार ने ये कोशिश करी है बदलाव लाने के लिए कि किसी भी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किस पार्टी को उन्होंने दिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सूचना लोगों के साथ मुहैया ना हो सके। और
उसके लिए अलग अलग कानूनों को बदला गया, इनकम टैक्स एक्ट को दिया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को बदल दिया गया, और साथ ही में कंपनीज एक्ट को भी बदला गया। अब इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड छपे, उनकी छपाई में लोगों का पैसा जरूर खर्च हुआ, लेकिन जो ज्यादा बड़ा मामला है वो ये है कि करोड़ों करोड़ों के बॉन्ड, 16,500 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो है वो बिके, और किसी को जानकारी ही नहीं हुई कि किसने वो बॉन्ड खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को वो बॉन्ड उन्होंने दिए। अब इसमें हमें समझने की जरूरत है कि दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि जब कंपनियां पैसे देती हैं बॉन्ड के जरिए से या किसी भी तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो पॉलिटिकल पार्टी से अपेक्षा रखती है कि पार्टी उनके लिए काम करे। अब ऐसे में जब सूचना सामने आने लगी है कि किसको किसने पैसे दिए, तो बहुत सारी गंभीर चीजें सामने आ रही हैं। पहली चीज ये कि कई केसेस में ऐसा समझ में आ रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी को कंपनियां पैसे दे रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड दे रही थी, वो कंपनियों को बड़े बड़े ठेके मिले। और अगर आप ये देखें कि ठेके कब मिले, किस तारीख को मिले, और इलेक्टोरल बॉन्ड किस तारीख को उन्होंने खरीद के रूलिंग पार्टी को दिए, वो चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, तो हम ये एक बड़ी चीज सामने आती है कि क्या ये बॉन्ड इसलिए दिए गए कि वो किसी तरह से किकबैक देकर वो कॉन्ट्रैक्ट ले सके। तो आज ये एक बड़ा सवाल सामने है। जो आपने कहा नेहा के लोगों के कुछ 10 करोड़ 14 करोड़ रुपए हमारे पब्लिक एक्सचेकर के लगे बॉन्ड को बनाने में, उनको प्रिंट करने में, वो तो 10-14 करोड़ रुपए की बात है, पर यहाँ पे आप देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट्स जो हैं 5-5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि समझ में आ रहा है अभी, जिनका लेन देन हुआ है, दिए गए हैं, और रूलिंग पार्टी को उसके अराउंड ही इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। तो समझने की जरूरत है कि इसका क्या मतलब है। देखिए, बड़े ठेके दिए जाते हैं, वो चाहे ब्रिज बनाने के लिए हो, चाहे हाईवे बनाने के लिए हो, चाहे अस्पताल बनाने के लिए हो, और उनकी लागत जो होती है, जिसके थ्रू पैसे होते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए के पैसे हैं। तो एक एक कॉन्ट्रैक्ट 10-10, 20-20 हजार करोड़ का है। तो उसको पाने के लिए क्या कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड रूलिंग पार्टी को दे रही हैं कि चलिए आप 100 करोड़ हमसे ले लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, लेकिन हमें दे दीजिए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सवाल जो है ये आज बहुत बड़ा खड़ा हो गया है इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना आने पर। और आप ये सोचिए, ये जो लाखों करोड़ों रुपए हैं, ये भी हमारा ही पैसा है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो खेल है, जो हम कह रहे हैं कि ये तो बड़ा भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है, बड़ा स्कैम हो सकता है, शायद देश का सबसे बड़ा स्कैम है जो आजादी के बाद से। इसी कहा जा रहा है कि जो अमाउंट के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं वो इतने बड़े हैं, 5-7 लाख करोड़ के हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो। ये सब अभी देखा जा रहा है, इसको परखा जाएगा, जांच का मामला है ये सारा। लेकिन इतना सारे पैसे जो हैं वो किसके पैसे हैं? अगर किसी को, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, सरकार उन्हें पैसे देती है ब्रिज बनाने के लिए, किसके पैसे दे रही है? हमारे पैसे दे रही है, लोगों के टैक्स से इकट्ठे किए हुए एक्सचेकर के पैसे हैं। तो ये जो कंपनियां को ले रही हैं, क्या ये सही कंपनियां थी जिन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने चंदा दिया और चाहे उनकी योग्यता थी चाहे नहीं थी, उन्हें दे दिए गए वो कॉन्ट्रैक्ट। तो जो घोटाले का बात सामने आ रही है वो बहुत गंभीर बात है। और हमारे को एज एक्सचेकर्स, पब्लिक जो पैसे दे रही है, टैक्स दे रही है, जीएसटी के माध्यम से दे रही है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रही है, डायरेक्ट इनकम टैक्स दे रही है, उन्हें ये सोचने की जरूरत है कि पैसे तो हमारे हैं, वो सही तरह से यूज होंगे तभी हमारे देश का, हमारी प्रगति होगी।
तो क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से ऐसा तो नहीं है कि रूलिंग पार्टीज जो हैं, जो सेंटर में बीजेपी है, स्टेट्स में बीजेपी भी है और भी पार्टियां हैं, क्या वो गलत तरीके से तो नहीं दे रही है कॉन्ट्रैक्ट? दूसरी चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि कई कंपनियों के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे थे, सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए रूलिंग पार्टी को, सेंटर पे जो है बीजेपी को। तो सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि क्या वो बचना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने रूलिंग पार्टी को पैसा दे दिया, और उसके कारण फिर उनके खिलाफ जो एक्शन था, क्या वो रुका, क्या नहीं रुका? अब ये जो सारी चीजें सामने आ रही हैं, वो बहुत जरूरी है कि उन मामलों के अंदर जांच हो। देखिए, इस सब सूचना को देखकर बहुत सारी चीजें समझ आती हैं, लेकिन मामले की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और वो तभी होगा जब इन सारे मामलों के अंदर जहां पर भी लग रहा है कि गड़बड़ का स्कोप है, वहां पर जांच होगी, और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, जांच बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए, बिना किसी डर के, बिना किसी के हस्तक्षेप के। तब फिर लोगों के सामने असली सच आएगा, और अगर कुछ गलती हो रही थी तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। जी, लेकिन जिस तरीके से मैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार के मामले को ही अगर आपसे समझने की कोशिश करूं, क्योंकि मनी ट्रेल, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कोर्ट के सामने ये स्पष्ट किया है कि मनी ट्रेल स्थापित हुआ है, कि बीजेपी को जो आरोपी है इसी घोटाले के, उन्होंने उनकी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और वो बीजेपी के तरफ से भुनाए गए। तो आप इस मामले को कैसे देख रही हैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हैं, तो इस मामले में किस तरह की कार्रवाई की आप अपेक्षा रखती थी? देखिए नेहा, बहुत समय से, अब तो कुछ सालों से ये बात चल रही है कि दिल्ली में एक्साइज, जो लिकर एक्साइज की पॉलिसी है, उसको लेकर घोटाला हुआ है जी। अब ऐसे में बहुत सारे मंत्री दिल्ली सरकार के जेल में हैं, अब तो मुख्यमंत्री को भी जेल में डाल दिया गया है जी। और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस बन रहा है। इसमें बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारा एविडेंस हो सकता है कि हो, लेकिन एक जो बहुत बड़ा एविडेंस जो जिसको यूज कर रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो है एक अप्रूवर की स्टेटमेंट जी। जो ईडी है, उन्होंने कहा है कि एक शरद चंद्र रेड्डी हैं, उन्होंने बोला है कि वो जानते हैं कि घोटाला हुआ है, उनकी अप्रूवर स्टेटमेंट है बेसिकली। अब अगर हम शरद चंद्र रेड्डी का केस देखें, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बड़ा एक मुद्दा बन गया है, कनेक्शन सूचना जब से बाहर आई है इलेक्टोरल बॉन्ड की, उस सूचना में ये पाया गया कि शरद चंद्र रेड्डी को जब अरेस्ट किया गया नवंबर 2022 में, तो 5 दिन के अंदर अंदर उनकी कंपनी है औरोबिंदो फार्मा, औरोबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को दिए, भारतीय जनता पार्टी को दिए जी। और फिर उन्होंने मई 2023 में कोर्ट में ने उनको बेल दे दी शरद चंद्र रेड्डी को, और शरद चंद्र रेड्डी को बेल मिल गई मेडिकल ग्राउंड्स पे कि उनकी कमर में दर्द है, इसलिए उन्हें बेल दे दी गई, और बेल को अपोज नहीं किया ईडी ने जी। ईडी ने, ज्यादातर हम केसेस में देखते हैं ईडी बेल अपोज करती है, पर इसमें ईडी ने बेल अपोज नहीं की जी। और शरद चंद्र रेड्डी को बेल मिल गई मेडिकल ग्राउंड्स पर, और उसके बाद उनकी वो अप्रूवर टर्न हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अप्रूवर बन जाऊंगा इस मामले में, उन्हें पार्डन मिल गई, और उनकी कंपनियों ने, ना केवल औरोबिंदो फार्मा ने, और भी उनकी कंपनियां हैं, उन्होंने 55 करोड़ रुपए के करीब और दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से। तो मतलब टोटल जो बॉन्ड शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों ने, उनसे रिलेटेड जो कंपनियां हैं, जो दिए हैं, वो करीबन 60 करोड़ रुपए के समझ में आ रहे हैं। और उनकी जो स्टेटमेंट है, अप्रूवर की स्टेटमेंट, वो एक जरूरी स्टेटमेंट है इस पूरे दिल्ली वाले मामले में। तो अब
एक बड़ा शक बन गया है कि क्या उनकी स्टेटमेंट को सही से माना जा सकता है, क्योंकि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से वो रूलिंग पार्टी को पैसे दे रहे हैं, क्या कुछ दबाव चल रहा है, क्या पीछे कुछ खेल चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल उठ गया है। तो क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड और ईडी का कोई नेक्सस दिख रहा है जो कि एक सरकार के प्रेशर में काम करते हुए दिख रही थी? देखिए, ये केवल इस मामले में नहीं है, और भी केसेस हैं। अंजलि मैम, आपसे समझना चाहूंगी, जिस बहुत बड़े करप्शन की बात हो रही है और हमने देखा है कि भारत ये वही देश है जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर आम लोगों में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन अब पी चिदम्बरम बेशक बार बार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन बॉन्ड्स के जरिए जो लीगलाइज करप्शन को करने की कोशिश की थी, रिश्वत को लीगलाइज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक स्टेटमेंट में निर्मला सीतारमण जी की तरफ से भी जो आई है बचाव में या फिर सफाई में, वो ये कि एजम्पशंस पे क्यों एक नैरेटिव सेट किया जा रहा। हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन कंपनियों ने खरीदे उसका फायदा विपक्षी दलों को भी बड़े स्तर पर पहुंचा है, क्योंकि अभी बहुत सारी जो डेटा है उनका मिलान अभी बाकी है। जी नेहा, तो मैं एक दो बातों से आपका जवाब दूंगी। पहली चीज, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे देश में भ्रष्टाचार जो है वो हाईएस्ट लेवल्स पे होता है और लोएस्ट लेवल तक जाता है। तो आप ये देखिए कि पूरे विश्व में, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में अगर हम देखें, हाई लेवल करप्शन होती है, हमारे देश में लोएस्ट लेवल तक करप्शन जाती है। तो बहुत एक गुस्सा भ्रष्टाचार को लेकर होता है और जायज भी है, क्योंकि लोगों के जीवन को प्रभावित करता है ये भ्रष्टाचार। और इसीलिए 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर ही पावर में आई थी। उस समय पर भी ये कहा गया था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन जो आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा मामला सामने आ रहा है, उसमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से भ्रष्टाचार को एक लीगल जामा पहना दिया गया। तो आप ये सोचिए कि अगर पहले कोई कंपनी जाकर, या विश्व में कहीं पर कोई कंपनी जाकर कहे कि मुझे ये ठेका दे दीजिए, चाहे मुझे मिलना हो चाहे ना मिलना हो, आप मुझसे पैसे ले लीजिए, तो ये तो भ्रष्टाचार हुआ ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से पर्दे के पीछे बिना किसी को बताए कंपनी पैसे दे रही है रूलिंग पार्टी को अगर, और उनसे ले रही है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी भ्रष्टाचार ही हुआ, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है, कोई भी पार्टी कर रही हो। तो ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, ये हाईएस्ट लेवल की भ्रष्टाचार हो रही है, और इसकी एक जो झलक है, एक शंका जो है, वो बनती है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से। अब इसमें मैं आपसे यही कहूंगी कि देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो सूचना है, इसको लोग अभी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इससे देखकर पता चल रहा है कि कौन सी रूलिंग पार्टी है जिसने पैसे लिए हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, उस पैसे को इलेक्टोरल बॉन्ड के अराउंड ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। ये सब सवाल अब इकट्ठा हो रहे हैं, और एलिगेशंस ऑफ करप्शन जिसे हम कहते हैं, कि मामले कुछ बनते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे आपके जैसे तमाम हमारे देश में जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स हैं, वो इस पर देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं जो चिंतित हैं। अब इसके बाद जो है, ये कहना इसमें पक्का भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का ही मामला है। अब पहले भी आप देखिए, चाहे आप 2G की बात करिए, CWG की बात कर दिए, आदर्श स्कैम की बात करिए, कौन स्कैम की बात करिए, कौन स्कैम की बात करिए, भ्रष्टाचार होता नजर आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अगर शिकायत होती है उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो तब समझ में आता है कि असली मामला क्या हो रहा था, कैसे किसको पैसे मिले, उन्होंने उस पर क्या कम्युनिकेशन हुई, वो सब निकलता है, तभी मामले की तह तक जा सकते हैं। तो ये जो सूचना निकल के आ रही है, इससे कुछ एलिगेशंस बनती दिख रही हैं, इससे कुछ मामले सामने आते दिख रहे हैं।
इनके ऊपर जांच होनी पड़ेगी। निर्मला सीतारमण जी ने जो बात कही कि जो इसकी बात जो है, इसकी पुष्टिकरण जो है वो तो इन्वेस्टिगेशन से होगा, वो बिल्कुल सही है बात, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? देखिए, जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, जिसमें ये नजर आ रहा था कि ईडी का जो रोल है, सीबीआई का कई केसेस में रोल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रोल है, जहां कंपनियों पर छापे पड़ रहे हैं और वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे रही हैं, तो सवाल उठ जाता है कि क्या रूलिंग पार्टी इन एजेंसी का इस्तेमाल कर रही थी पैसा वसूली के लिए, या फिर ऐसे ही हो रहा था, या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनियां जो है वो चोरी कर रही थी, भ्रष्टाचार कर रही थी, उनके खिलाफ ईडी का केस चल रहा था, सीबीआई का केस चल रहा था और उन्होंने रूलिंग पार्टी को पैसे देके वो केस रफा दफा कराने की कोशिश की जी। अब ये सब सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में हम ईडी या सीबीआई से तो जांच नहीं करा सकते, हम उनको तो नहीं कह सकते कि आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है लेकिन आप अपने ही खिलाफ जांच करिए। तो जांच कौन करेगा, जिसको हम कहते हैं हु विल इन्वेस्टिगेट द इन्वेस्टिगेटर्स। तो अब ये जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, हमारे देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, यही कहीं ना कहीं अगर इनका नाम आ रहा है इन सब चीजों में, तो जरूरी है कि एक कोर्ट मॉनिटर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट क्या मॉनिटरिंग के तहत एक जांच की शायद जरूरत अब दिख रही है कि कोर्ट कहे कि हम मॉनिटर करेंगे इसे, एक जांच बिठाएंगे और वो देखेगी निष्पक्ष रूप से कि इस पूरे मामले में क्या हुआ। और जब आप सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा कर रही हैं, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है उसको बहुत ही अहम बताया जा रहा है, तो अब आपकी अपेक्षा, क्योंकि सरकार और सरकारी एजेंसियों पर अगर इस तरह के संगीन आरोप है, तो आपकी अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट का खुद का भी रवैया, ये केस तो बहुत अच्छी जजमेंट आई है जो अब आई है 2024 में जो जजमेंट आई है, पर आप ये याद रखें कि जो ये मामला है 2017 से कोर्ट में पड़ा था। 2017 से लेकर 2024 तक कोर्ट ने इस पर आदेश नहीं दिया, 7 साल से ज्यादा का विलंब हो गया, और उसके कारण जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी तिजोरियां भर ली। जो भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने भुनाए, तो उनके पास तो 8,500 करोड़ के करीब इलेक्टोरल बॉन्ड इकट्ठे हो गए। लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी तरह से खत्म हो गई डेमोक्रेसी में इन बॉन्ड्स के चलते। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसे तो ये जो पूरा मामला है पहले ही सुन लेना चाहिए था, पहले ही जजमेंट दे देनी चाहिए थी। लोकतंत्र के साथ तो एक तरह से खिलवाड़ हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे में कोर्ट के पास लोग जाते हैं, या तो कोर्ट खुद संज्ञान ले ले, वरना अगर कोर्ट के पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ लोग जाते हैं, तो कोर्ट को ये देखना होगा और इसमें कोर्ट को ये भी समझना होगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, वो ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो निष्पक्ष नहीं होगा। फिर तो कोर्ट को ही फिर इसमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी कि वो कोई कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसमें बिठाए, इन्वेस्टिगेशन, और जो भी आरोपी हैं अगर उनकी भ्रष्टाचार सामने आता है तो उन्हें दंड दिया जाए। मैम, आपने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा जिस तरीके से जो भूमिका होनी चाहिए थी वो तो नहीं हो सकी, लेकिन मैं अब आपसे सूचना के अधिकार की स्थिति पर भी समझना चाहती हूँ कि बतौर एक्टिविस्ट आपके लिए इस वक्त देश के भीतर काम करना, इस तरह की जानकारियाँ इकट्ठा करना कितना मुश्किल है। और मैं समझूंगी क्योंकि आरोप लगते आए हैं कि कहीं ना कहीं सूचना के अधिकार को दबाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन आप सक्षम हुई और आप जैसे अन्य जो कार्यकर्ता वो भी सक्षम हुए, कैपेबल हुए इन जानकारियों को पब्लिक तक ला पाने में। जी देखिए नेहा, सूचना का जो अधिकार है वो हमारा सवाल पूछने का अधिकार है। लोकतंत्र में लोग अगर सवाल नहीं पूछ सकते, अपनी सरकारों को जवाबदेह नहीं बना सकते, तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि सरकारों को तो लोगों के लिए काम करना है जी। और लोगों के पास सूचना होनी बहुत जरूरी है। यही भावना थी
जिसके बेसिस पर सूचना का अधिकार कानून भी आया हमारे देश में 2005 में। बहुत ही बढ़िया कानून आया है, पूरे विश्व में सबसे अच्छे कानूनों में माना जाता है भारत के सूचना के अधिकार कानून को। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सरकारें, ये तो ग्लोबल फिनोमिनन है, कोई सरकार खुश नहीं होती सूचना देकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि पर्दे के पीछे जितना काम चल सके अच्छा है। तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि सूचना के अधिकार पर समय समय पर प्रहार होता आया है। लेकिन पिछले 10 साल में मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा सूचना के अधिकार पर अलग अलग तरीके के प्रहार होते हम देख रहे हैं। और ये स्पेशली प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ये ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिससे लोगों को बहुत अपेक्षा थी, क्योंकि वो ये कहकर आए थे कि हम तो पारदर्शिता बढ़ाएंगे, हम तो भ्रष्टाचार हटाएंगे, हम तो हर चीज में पारदर्शिता और जवाबदेही ले आएंगे। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि 2-3 तरीके से सूचना के अधिकार का हनन हो रहा है। पहली चीज तो ऐसी तमाम स्कीम सरकार लाती रहती है जिसके जरिए से लोगों को सूचना मिल ही ना सके उन चीजों के बारे में। पहली तो आपने अभी तक डिस्कशन करी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम है ये तो पूरी तरह से लोगों के सूचना के अधिकार के खिलाफ बनी है। ये तो कहती है कि हम सूचना नहीं देंगे। तो ऐसी स्कीमें, पीएम केयर्स, ये भी एक पूरा सिस्टम आया है। ये ऐसी जो बना देती है सरकार स्कीमें या पॉलिसीज, जिसमें खुद ही लिख देती है कि हम तो इसमें सूचना देंगे नहीं, ये तो सूचना के अधिकार के तहत आएगा ही नहीं। तो ये बड़ा एक समस्या आज बन गई है हमारे देश में कि नई नई ऐसी स्कीमें आती हैं जिसमें सरकार लिख कर लाती है कि सूचना का अधिकार होगा ही नहीं लोगों का। कई चीजों पे सरकार कहती है हम डेटा ही नहीं इकट्ठा करेंगे। आप ये देखिए कि सेंसस हमारे देश में पहली बार स्वतंत्र भारत में ऐसा हुआ है कि डेकेडल सेंसस जो हर 10 साल में होना होता है वो हुआ ही नहीं। 2021 में होना था, सरकार ने कहा कोविड है, कोविड तो कब तक खत्म हो गया, आज तक डेटा ही नहीं इकट्ठा हुआ। तो जब सूचना नहीं होगी तो लोग मांगेंगे क्या सूचना? बहुत सारा और सूचना है कि कोविड में कितने लोगों की मौत हुई क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला। सरकार कहती है हमें सूचना रखते ही नहीं है। तो सूचना अगर सरकार रखेगी नहीं तो लोग लेंगे कैसे? वो भी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर हमें सूचना नहीं मिलती तो हम जाते हैं सूचना आयोग में, इंफॉर्मेशन कमीशन में, और सरकारें ये समझ गई हैं कि अगर आयोग काम नहीं करेंगे तो हमें सूचना नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर तो ये है कि हम जाएंगे, सरकार कहेगी आपको सूचना नहीं देंगे तो हम बैठ जाएंगे। कितने लोग कचहरी तक जा सकते हैं? तो आयोग बहुत जरूरी है। और बहुत दुख की बात है कि 2014 जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में नहीं हुई जब तक लोग सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचे। तो आप ये सोचिए कि इसका मतलब क्या हुआ? ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाता है। सबको मालूम होता है कि किस तारीख को जो आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, वो रिटायर हो जाएंगे। सरकार का काम है कि समय से नियुक्तियां हो, लेकिन सरकार नियुक्ति करती ही नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर आप देखें कानून में लिखा है कि एक चीफ और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक हो सकते हैं हर इंफॉर्मेशन कमीशन में। आज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में केवल एक चीफ है और 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। तो 11 कमिश्नर्स की जगह केवल 3 हैं। तो मामले वहां पर इतने सारे पड़े हैं, लंबित हो जाते हैं मामले, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही। कमिश्नर नहीं तो सुनेंगे कौन हमारी शिकायतों को? तो वो मामले पेंडेंसी बढ़ती जाती है। 25,000 के करीब पेंडेंसी है। तो अब क्या होगा? इतनी पेंडेंसी है, लोग सुनने वाले हैं नहीं वहां पर, कमिश्नर सिर्फ 3 है, तो वो टाइम लगता जाता है। लोगों को सालों साल वेट करना पड़ता है कि सरकार सूचना नहीं दे रही, हमारी शिकायत, हमारी अपील पर सुनवाई कब होगी। जब तक सुनवाई आती है तब तक वो मामला बेकार हो जाता है। आप ये सोचिए कि किसी एक वृद्ध महिला को पेंशन नहीं मिल रही है और उन्हें सूचना नहीं दी जाती, वो कमीशन में जाती हैं, उन्हें 3 साल इंतजार कराइएगा,
तो वो तो हो सकता है कि तब तक वो जीवित भी ना रह पाए, उन्हें अपनी पेंशन नहीं मिल रही तो मतलब इंफॉर्मेशन डिलेड इज इंफॉर्मेशन डिनाइड। और हम ये देख रहे हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में उसी तरह से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी हमारे देश में अब ऐसे हो गए हैं कि वहां पर नियुक्तियां ही नहीं की जाती हैं, और ये सीधा प्रहार है लोगों के सूचना के अधिकार पर। और ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन कमीशन सही से नहीं चलेंगे तो सूचना का अधिकार सही से नहीं चलेगा। और सरकारें समझ चुकी हैं, तो केंद्र में भी सरकार ये समझ गई है और राज्य में भी सरकारें ये समझ गई हैं। अभी हमारे देश में कम से कम 3 ऐसे इंफॉर्मेशन कमीशन हैं, झारखंड, त्रिपुरा और तेलंगाना, जहां पर एक भी कमिश्नर नहीं है। तो ठप पड़े हैं कमीशन और लोगों को सूचना नहीं मिल रही है। तो ये बहुत गलत चीज है, जिससे हमारे सूचना का अधिकार खत्म होता जा रहा है और जिससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर भी हो रहा है, क्योंकि जनता के शासन के प्रति ये विभाग, अलग अलग विभाग जिनकी जानकारियां सामने नहीं आ पा रही है या फिर लंबे समय से पेंडिंग है इनकी क्वेरी, तो कहीं ना कहीं जनता को अपना शासन नहीं मिल पा रहा है और वो मजबूर है इन अधिकारियों के नियुक्ति को लेकर या फिर सूचना के आयोग की जो इस तरह की एक निष्क्रियता है उसके सामने। मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय शेष रह गया है। अंजलि मैम, तो आपसे निवेदन है कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आप चाहती है कि हमारे दर्शकों तक अवश्य पहुंचाई जाए, कृपया एक लाइन में बताइए। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट दिया, बहुत ही बढ़िया जजमेंट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, और उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डेटा है वो मुहैया कराया जाए, जिससे कि लोग उससे इंगेज करें, लोग उसे समझें और फिर अपना कीमती वोट जाकर दें। तो मुझे लगता है कि अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जांच जरूरी है, वो जांच होगी, होने की जरूरत है, कोर्ट को भी इसमें संज्ञान लेना होगा किसी ना किसी रूप में। लेकिन ये डेटा अब हमारे सामने है, ये डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है। बहुत जरूरी है कि हम सभी उस डेटा को देखें, उसे समझें और उसे समझकर ही अपना वोट डालें, क्योंकि लोकतंत्र में उतना ही अच्छा लोकतंत्र चलेगा जितना लोग सूचित हैं, जितना इन्फॉर्म्ड हैं, और वोटिंग भी उसी तरीके से होने की जरूरत है। तो हमारे सूचना के अधिकार का मामला है ये, तो ये सूचना जरूरी है, हम तक अब पहुंची है, तो इसका इस्तेमाल हो। बिल्कुल, और ये जनहित के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। निर्बल और जो बहुत ही वंचित वर्ग है उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अंजलि मैम, आपने समय निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि आपको स्ट्रेट टॉक से जुड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी शिकायत हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप अपना कीमती फीडबैक हम तक पहुँचा सकते हैं info@hsbroadcasting.com या फिर neha@hsbroadcasting.com पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।